डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रथम अध्याय जिसका नाम है 1857 की क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब की बार आपके 9th कक्षा में संपूर्ण कोर्स चेंज हुआ है और जो नया कोर्स आया है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके लिए अभी और आगे के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आज हम इस अध्याय में देश का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम 1857 की क्रांति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। यानी जब देश के अंदर मुगल साम्राज्य स्थित था तो मुगल साम्राज्य ने देश के संपूर्ण भागों पर अपना अधिकार कर लिया था और एक सूत्र में बांध लिया था। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उसका विनाश हुआ, तो देश में क्या हुई? अराजकता की स्थिति होगी, अव्यवस्थित हो गया देश। और ऐसी स्थिति में जो हमारा राजस्थान है वो भी क्या है? वो अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। यानी क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो कमी महसूस हो रही थी भारत के अंदर, उस कमी को मराठों ने एक बार तो है वो भर दिया। और उसके बाद में मराठों ने क्या किया? मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात, दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने से तात्पर्य है कि दक्षिण के क्षेत्रों को मराठों ने अपने अधीन कर लिया और उसके पश्चात उन्होंने मालवा और उसके बाद में गुजरात को भी अपने प्रभाव में ले लिया। यानी इनको भी अपने प्रभाव में अपने अधीन है वो कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना है वो बहुत ही आसान हो गया था। क्यों आसान हो गया था? क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोसी जो राज्य थे, मालवा और गुजरात, इनको अपने अधीन कर लिया था। इसलिए उनके लिए आसान हो गया था कि वे अब राजस्थान में आसानी से प्रवेश कर सकते थे। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र से धन एकत्र किया था। मराठों का कार्य क्या था? वो छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध करते थे और जितने भी जो बड़े बड़े साहूकार या बड़े बड़े जो सेठ होते थे या फिर राजा होते थे, उनको वो लूट लेते थे, रियासतों को वो लूट लेते थे। तो ये मराठों का कार्य था। तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है कि मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट जो मेवाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से धन एकत्र किया था। इस घटना से चिंतित होकर के उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह उस समय थे मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। यानी ये क्या होता है कि जब उन्होंने मराठों ने धन एकत्रित किया तो इससे उदयपुर के उस समय महाराजा थे संग्राम सिंह, जयपुर के शासक थे जय सिंह और मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह। इन तीनों ने मिलकर के इसके बारे में विचार विमर्श किया कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है मराठों की, इससे किस प्रकार से वह निपटा जा सके। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। धीरे धीरे मराठाओं का राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ता गया और 1724 ईस्वी के बाद तो राजस्थान के अंदर मराठा आक्रमणों के अंदर क्या हुई? बहुत ही तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब होता क्या है कि 1734 के अंदर, अप्रैल 1734 में बूंदी का पदच्युत शासक, पदच्युत का मतलब होता है जिसको पद से हटा दिया गया हो, उस शासक का नाम था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह अपनी गद्दी, अपने जो शासन था उसको वापस प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने मराठों की सहायता ली और मराठों को अपने बूंदी में बुलाया और बुला करके उन्होंने दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया और बुद्ध सिंह को है वो राजा बना दिया। तो ये पहला मौका था जब राजस्थान के अंदर मराठों ने किसी शासक के आंतरिक संघर्ष के अंदर है वो हस्तक्षेप किया था। ठीक है ना? तो दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया और राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष का मतलब होता है अंदर का मामला, मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। और उसके बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप है वो धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता गया। आगे हम बात करते हैं कि 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। यानी जैसे उन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया 1735 में, तो धीरे धीरे उनका जो राजस्थान पर आक्रमण करने का जो विचार था, जो मार्ग था, वो बहुत ही आसान हो गया। और इस प्रकार उन्होंने राजस्थान में मराठा है वो कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
इन यहाँ पे घुसपैठ करके और धन पाने के बाद कुछ समय तक तो वे संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। और उन्होंने राजस्थान के जो नरेश थे, जो राजा थे, उनके जो आंतरिक मामले होते हैं, जो उनके घर के मामले होते हैं, उनमें भी हस्तक्षेप करना है वो शुरू कर दिया। किसने? मराठों ने। किसने शुरू किया? मराठों ने शुरू किया। ठीक है ना। तो इस प्रकार मराठों का हस्तक्षेप धीरे धीरे क्या होता गया? बढ़ता गया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। यानी बूंदी, जोधपुर और जयपुर ये 3 रियासतें ऐसी थी जहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपने घर के मामले में मराठों को है वो बुलाया, आमंत्रित किया और उनसे मदद मांगी। इसके बाद में बात करते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। जब देश पर नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उस समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर, यानी राजस्थान के राजाओं से ये मदद मांगी, उन्होंने उनको एकजुट करने का प्रयास किया मराठों ने कि नादिर शाह वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देगा, तो हम क्यों ना एकजुट होकर के उसका मुकाबला करें। लेकिन मुगल दरबार के अंदर क्या थे? दलबंदी थी, यानी अलग अलग गुट बन गए थे और उस गुट के कारण राजपूत शासक भी आपस में क्या कर रहे थे? लड़ाई करने लगे, आपस में लड़ने लगे। और इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। केंद्र के अंदर मुगल साम्राज्य था, ठीक है ना, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं रहा और इस प्रकार उसकी पूर्ति करने के लिए मराठा है वो राजस्थान में है वो आने लगे। उसके बाद में साहू जी ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी, ये दोनों क्या थे? दोनों कर थे। क्या थे? कर, जिसको टैक्स, ठीक है ना, ये दोनों टैक्स थे। ये टैक्स है वो पेशवा बाजीराव ने राजस्थान के शासकों से वो लूटना प्रारंभ किया, उनसे लेना प्रारंभ किया। क्या नाम था इन टैक्स का? चौथ और सरदेश मुखी। उसके बाद में 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवे का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। यानी जैसे ही 1732 में सवाई जय सिंह मालवे का सूबेदार बना तो क्या हुआ कि उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को है वो उसको देने पड़े। यानी मराठे उस समय बहुत ही शक्तिशाली थे और जय सिंह उनका सामना नहीं कर पाया, उनको हार का है वो सामना करना पड़ा और पराजित होकर के जय सिंह ने 28 परगने मराठों को है वो दे दिए। इस प्रकार 1761 से 1791 तिथि आप याद रखेंगे। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया था। यानी 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान के बहुत सारे ऐसे शासक थे जो कमजोर थे और उनकी कमजोरी का फायदा उठा करके जो मराठा थे उन्होंने उनके साम्राज्य को, उनके जो राज्य थे उनको हड़प लिया, उन पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य जो राजपूत राजा थे उनकी आंखें खोल दी और मराठों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने धन का सहारा लिया। यानी उनको टैक्स देना शुरू कर दिया मराठों को। यदि हम धन देंगे तो वह कुछ समय तक के लिए शांत रहे, लेकिन धन लेने के बाद में मराठों ने मालवा को खाली नहीं किया, उन्होंने मालवा पर अधिकार है वो बनाए रखा। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं कि किस प्रकार है वो उन्होंने मालवा पर है वो अधिकार है वो कर रखा था। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें संबंधित जो गृह कार्य है, जिसमें पहला सवाल है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस क्रांति को कहा गया है, यानी कौन सी क्रांति हुई थी जिसे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। तो वो क्रांति थी 1857 की क्रांति, जिसे वीर सावरकर ने देश का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी संज्ञा है वो दी थी। दूसरा आपके सवाल है कि मराठों ने सर्वप्रथम मेवाड़ के किस क्षेत्र से और कब धन एकत्रित किया था। तो मेवाड़ के जो निकट मंदसौर है वहाँ से, मंदसौर से 1711 ईस्वी के अंदर इन्होंने है वो धन एकत्रित किया था। तीसरा आपका सवाल है कि राजस्थान के किस शासक ने सर्वप्रथम मराठों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए बुलाया था। तो किसने बुलाया था? बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक बुद्ध सिंह था, वो वापस अपनी राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था और इसलिए उसने मराठों को इसके अंदर अपने जो आंतरिक मामला था उसमें हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया था। चौथा सवाल है कि राजस्थान के शासकों से मराठों ने कौन से कर वसूलने शुरू किए थे। तो मराठों ने राजस्थान के शासकों से, एक तो था चौथ
और दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, ये दो टैक्स थे जो मराठों ने राजस्थान के शासकों से अब लूटना प्रारंभ किया था। ये 4 सवाल आपको अपनी मेन कॉपी के अंदर करना